हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम भारतीय दंड संहिता 1860 को जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो यूपी एपीओ का एग्ज़ाम होता है उसमें जो है आईपीसी जो है 35 नंबर की जो है पूछी जाती है। 35 क्वेश्चन जो है केवल आईपीसी से आते हैं। यूपी एपीओ में जो है केवल मतलब 100 नंबर का जो लॉ का जो है पेपर पूछा जाता है, तो उसमें जो है कि 35 नंबर से की केवल आईपीसी पूछी जाती है और 25 नंबर का एविडेंस, और सीआरपीसी जो है वो 25 नंबर की सीआरपीसी पूछी जाती है और 15 नंबर का जो है पुलिस एक्ट पूछा जाता है। तो टोटल 100 नंबर का लॉ का आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो आईपीसी का है। तो आईपीसी को जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और आईपीसी कि जो एक एक बेसिक बातें जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें छोटी छोटी बातों को हम यहाँ पे जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये भारतीय दंड संहिता जो 1860 की है, इसको इंडियन पेनल कोड भी बोलते हैं। और आईपीसी को जो है इंडियन पेनल कोड को जो है शॉर्ट में आईपीसी बोलते हैं, और इसको जो है मैकाले संहिता भी कहते हैं। यानी भारतीय दंड संहिता को मैकाले संहिता भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो ड्राफ्ट है वो लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने इसका ड्राफ्ट जो है बनाया था, इसलिए इसको मैकाले संहिता भी बोलते हैं। और उर्दू में जो है भारतीय दंड संहिता को ताज़-ए हिंद बोलते हैं। और एक चीज़ और, जो दफ़ा होती है, दफ़ा मतलब धारा होती है, धारा को उर्दू में दफ़ा बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, जो ये आईपीसी है वो 1860 में बनाई गई थी, और 1860 में जो है भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था। तो 1860 में बनाई गई, और 1860 में भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ, और 26 जनवरी 1950 में अपना संविधान लागू किया। तो ये अंग्रेज़ों के बनाए गए कानून को जो है पढ़ने का जो है संवैधानिक क्या आधार क्या है, क्यों जो है हम मतलब कि संविधान लागू होने के बाद भी अंग्रेज़ों के बनाए गए कानूनों को पढ़ते हैं, तो मतलब कि इसका संवैधानिक आधार क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले आईपीसी को पढ़ने के पहले हम संविधान के जो कुछ ऐसे जो है संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, जो किसी भी कानून को पढ़ने के पीछे जो है वो मतलब कि पढ़ने का वो आधार हैं। तो कुछ संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स को सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो देखते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 372, 395, अनुच्छेद 20 का क्लॉज 1, अनुच्छेद 13 का क्लॉज 1, और अनुच्छेद 13 3B, और अनुच्छेद 32 226, और 7वीं अनुसूची की मतलब समवर्ती सूची की एंट्री नंबर 1। सबसे पहले इन चीज़ों को देखते हैं, फिर इन चीज़ों को समझने के बाद फिर आईपीसी का निर्माण कैसे हुआ और आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जो 26 जनवरी 1950 के पहले के जो कानून भारत बनाए गए कानून जो हैं, वो भारत में आज भी लागू हैं, और आज भी जो है भारत का शासन मतलब या कि मतलब कि आईपीसी जो लागू है उसके अनुसार से दंडित किया जाता है। तो उसका संवैधानिक आधार क्या है, तो इसका संवैधानिक आधार जो है 372 है। अनुच्छेद 372 में यह दिया गया है कि जो 26 जनवरी 1950 के पहले जो कानून भारत में जो है लागू थे, वे वैसे ही लागू रहेंगे। ये मतलब दिया गया है इसमें अनुच्छेद 372 में। इसलिए जो है हम अंग्रेज़ों के बनाए गए कानूनों को आज भी जो है पढ़ते हैं। इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 372 है। आगे देखते हैं कि मतलब कि इसमें आगे जो 395 अनुच्छेद दिया गया है, उसमें जो है रिपील दिया गया है। इन सब चीज़ों को मतलब ये जितने सारे अनुच्छेद यहाँ पे लिखे गए हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 372। वही चीज़ है, अनुच्छेद 372 में जो है क्या कहा गया कि जो मतलब कि कानून लागू थे 26 जनवरी 1950 के पहले, वे तब तक लागू रहेंगे जब तक कि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन कानूनों को रिपील नहीं कर दिया जाता। तो यहाँ पे एक प्रश्न अभी आता है कि आखिर जो है भारत में कौन से सक्षम प्राधिकारी हैं जो मतलब किसी भी कानून को निश्चित कर सकते हैं। तो यहाँ पे सक्षम प्राधिकारी देख सकते हैं, जैसे कि संविधान सभा जो थी वो सक्षम प्राधिकारी थी किसी भी कानून को रिपील करने के लिए। और भारत की संसद भी सक्षम है, और राज्य विधानसभा जो होती है वो भी सक्षम है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत जो है
अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करके जो है किसी कानून को समाप्त कर सकता है। और राज्यपाल को भी ये पावर्स है कि वह भी अनुच्छेद 213 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करके किसी भी कानून को समाप्त कर सकता है। और ये प्रश्न भी बन चुका है कि सक्षम प्राधिकारी कौन कौन से होंगे, तो संविधान सभा, संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये उपर्युक्त मतलब ये सभी जो है सक्षम प्राधिकारी हैं किसी कानून को बनाने और हटाने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या मतलब कि जो भारत की संविधान सभा थी जिसने संविधान का निर्माण किया, उसने कोई कानून को निरसित किया। तो हाँ, जो संविधान सभा थी वह 2 कानून थे जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे, उनको निरसित किया। इसके लिए हम देखते हैं संविधान का आर्टिकल 395 यानी अनुच्छेद 395 को देखते हैं, जिसमें जो है रिपील दिया गया यानी निरसन का दिया गया है। तो जो संविधान सभा थी वह भारत शासन अधिनियम 1937 को जो है निरसित कर दी है, और भारत शासन अधिनियम 1935 का, ये दोनों कानून को निरसित कर दिया गया है। अब अगला जो हम देखते हैं संविधान का अनुच्छेद जो है वो 13 का क्लॉज 1। अनुच्छेद जो 13 का क्लॉज 1 दिया गया है, इसमें जो है जुडिशियल पावर की जो है वो जुडिशियल पावर दी गई है। यानी जो हमारे हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय, ये वो हाई कोर्ट और वो ये सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय को जो न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है 13 के क्लॉज 1 में दिया गया है। 13 के क्लॉज 1 में जो है उसकी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज यानी संविधान पूर्व विधियों की बात करता है। अनुच्छेद 13(1) में यह दिया गया है कि मतलब कि जो भी मतलब कि कानून 26 जनवरी 1950 के पहले जो है भारत में लागू थे और आज भी लागू हैं, वह अगर जो भारत के संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं अगर उनका उल्लंघन करते हैं, तो वे जो कानून है और जो हमारे मतलब मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके अगर विरोध में है तो वह कानून जो है विरोध की मात्रा तक शून्य होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि मतलब कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन का पावर होता है, इसके तहत जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दी गई है कि वो किसी भी कानून को जो हमारे संविधान के मतलब कि भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए मूल अधिकार के विरोध में, तो उन कानूनों को मतलब कि अवैध या शून्य घोषित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या मतलब न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कानून मतलब किसी भी आईपीसी की किसी भी धारा को जो है वाइड घोषित किया है, मतलब शून्य घोषित किया है। तो यहाँ पे उदाहरण में देख सकते हैं जो धारा 303 है, इसको भी न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जो फंडामेंटल मतलब कि आर्टिकल 14 के विरोध में थी। इसके बारे में ये केस सहित जो है आगे हम देखेंगे। और धारा 497 ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दी गई, और धारा 377 जो है ये आंशिक रूप से जो है पार्शियली जो है अनकॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर दी गई है। इसके आगे देखते हैं कि यहाँ पे मतलब कि एक और देख देते हैं जो संविधान का अनुच्छेद 13 का खंड 3 का क्लॉज जो बी है, इसमें जो एग्जिस्टिंग लॉ इन फोर्स है यानी विद्यमान विधि या प्रवर्त विधि को दिया गया है, यानी प्रवर्त विधि की को बताया गया है कि वह क्या होगा। और जो एक इसमें ये भी जो है आर्टिकल मतलब कि देखना है कि आर्टिकल 366 यानी 366 के क्लॉज मतलब 10 में विद्यमान विधि यानी एग्जिस्टिंग लॉ को जो है परिभाषित किया गया। ये प्रश्न ये सारे कंपटीशन एग्जाम में जो है पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग लॉ यानी विद्यमान विधि का क्या मतलब होगा, यानी 26 जनवरी 1950 के पहले जितने भी कानून भारत में लागू थे और इसके पश्चात भी लागू हैं और उन कानूनों को अभी तक निरसित नहीं किया गया है। यानी तो जो कानून जो है पहले भी लागू थे और अभी भी लागू हैं, यानी 26 जनवरी 1950 के पहले भी लागू थे और अभी भी लागू हैं। तो जो हमारा संविधान है उनको एक विशेष नाम देता है, जिनको वह विद्यमान विधि नाम देता है, यानी लॉ इन फोर्स नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे ये भी जो है कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। अगला देखते हैं जो
आईपीसी है वो किस अनुसूची का विषय है, यानी भारतीय संविधान में जो मतलब कि 12 अनुसूची दी गई, उसमें से जो 7वीं अनुसूची है वो मतलब कि उसमें 3 लिस्टें दी गई हैं। जो संघ सूची है उसमें 97 विषय दिए गए हैं, और राज्य सूची में लगभग 66 विषय दिए गए हैं। 66 विषय दिए गए हैं जिन पर मतलब कि राज्य कानून बनाएगा, और जो संघ सूची है उन पर जो है यूनियन यानी मतलब केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और जो समवर्ती सूची है उस पे जो है दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं आईपीसी का प्रावधान जो है किसमें किया गया है। तो आईपीसी का जो प्रावधान है वो समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि नंबर 1 में आईपीसी यानी भारतीय दंड संविधान का प्रावधान किया गया, यानी एंट्री नंबर 1 में। ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है जो है जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ामों में। तो यहाँ पे एक दो प्रश्न और देखते हैं, यानी जो सीपीसी का प्रावधान है वो एंट्री नंबर 13 में दिया गया समवर्ती सूची की प्रविष्टि नंबर 13 में, और सीआरपीसी का जो प्रावधान है वो एंट्री नंबर 2 में दिया गया है। और अगला जो है मतलब साक्ष्य अधिनियम एविडेंस का जो है प्रावधान जो है एंट्री नंबर 12 में रखा गया है। तो ये मतलब कंपटीशन के मतलब एग्ज़ाम्स में के लिए ये इम्पॉर्टेंट ये एंट्री नंबर जो है याद रखना पड़ेगा। अगला देखते हैं, एक आर्टिकल और है आर्टिकल जो है 20 का क्लॉज 1 यानी अनुच्छेद 20 का क्लॉज 1 जो है, इसमें जो है यह दिया गया है, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस यानी कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। यानी इसका मतलब ये होता है कि कार्य के बाद बनाई गई विधि से किसी मतलब कि व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा, यानी कार्य के बाद बनाई गई विधियों से संरक्षण जो है दिया गया है। आर्टिकल 20 की एक विशेषता ये भी है कि ये केवल क्रिमिनल मामलों में ही लागू होता है, केवल क्रिमिनल मामलों के लिए या आपराधिक मामलों के लिए ही इसको जो है रखा गया है। यहाँ कार्योत्तर विधियों से मतलब है कि जैसे कि मैंने मतलब कि मतलब कोई भी ऐसा मतलब कार्य है या कुछ भी ले सकते हैं जो मैंने आज किया और वो आज अपराध नहीं है, और कल उसको जो है कानून बना के जो है उसको उस कार्य को अपराध घोषित कर दिया जाता है। तो आज मतलब किए गए कार्य को कल जो कानून बना के उसे अपराध घोषित किया जाता उसके लिए जो है दंड नहीं दिया जाएगा, या मतलब बिना विधि के दंड नहीं। अगर कानून में उस कार्य के लिए जो है कार्य करते समय जो है उसको दंड मतलब अपराध बनाया गया और उसमें दंड का प्रावधान दिया गया है, तभी जो है किसी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, अन्यथा जो है दंडित नहीं किया जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दी है कि कार्य के बाद बनाई गई विधि से किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा, कि मतलब जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के बारे में प्रावधान दिया गया कि अगर कार्य करते समय जो है वो कार्य अपराध नहीं था, तो बाद में अगर बनाया गया उसको अपराध, तो आज के कार्य के लिए जो है कल दंडित नहीं किया जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 में बताया गया है। अब देखते हैं आईपीसी का थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास देखते हैं। आपराधिक विधि का इतिहास देखते हैं कि प्राचीन विधि व्यवस्थाओं में मतलब कैसे जो है दंड का क्या क्या प्रावधान था। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो प्राचीन आपराधिक विधि थी तो वह धर्म ग्रंथों के अनुसार जो है लोगों को दंडित किया जाता था, यानी जो राजा होता था वो धर्म ग्रंथों के अनुसार जो है न्याय करता था। राजा ही मतलब कि कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका का सर्वे सर्वा होता था। राजा ही कानून बनाता था और राजा ही जो है दंड देता था, यानी तभी तो जो है राजा को जो फाउंटेन ऑफ जस्टिस जो है कहा गया है। तो प्राचीन विधि में धर्म ग्रंथों के अनुसार ही दंडित किया जाने का प्रावधान था, यानी राजा ही जो है कानून बनाता था और राजा ही दंड देता था, और दंड विधियाँ जो है काफ़ी कठोर थी जो धर्म ग्रंथों में दी गई थी। आगे चल के देखते हैं जो मध्यकालीन आपराधिक विधि यानी मध्यकाल आता है। मध्यकाल में जो है यहाँ भारत में मुस्लिम शासकों का शासन होता है। तो मुस्लिम शासक जो है एक काजी मतलब यानी न्यायाधीश की नियुक्ति करते थे। जो न्यायाधीश मतलब काजी होते थे वे जो है मुस्लिम विधि के अनुसार जो है यहाँ मतलब कि जो है दंड देते थे।
यदि मुस्लिम विधि के अनुसार ही जो है दंड देते थे। और मुस्लिम विधि जो थी उसमें जो है दंड बहुत ही कठोर था, बहुत ही कठोर था। मतलब कि जैसे कि चोरी करने के लिए अंग भंग कर देना, आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, और मतलब कि हत्या के बदले हत्या, इस प्रकार का कानून जो है यहाँ पर मतलब लागू था। बहुत ही कठोर लागू मतलब कानून लागू थे। इसके पीछे की फ़िलॉसफी ये थी कि मतलब अधिक से अधिक कठोर दंड देने का मतलब कि पीछे का जो क्या मतलब कह लेते हैं, इसका जो फ़िलॉसफी इसके पीछे ये थी कि इतना कठोर दंड दिया जाए कि एक समाज में उदाहरण जो है प्रस्तुत हो, जिससे कि जो है दूसरे समाज के लोग जो है देखें और उससे डरें, दोबारा जो है अपराध ना करें। अ, तो यहाँ पे जो है देखते हैं मध्यकाल यानी मुस्लिम शासन में मुस्लिम विधि लागू थी। प्राचीन काल में प्राचीन जो हिंदू धर्म ग्रंथ थे वे लागू थे। फिर उसके बाद जो है अंग्रेज़ों का शासन आता है। तो अंग्रेज़ जब भारत में आते हैं तो वे जो है यहाँ पे देखते हैं कि जो है हिंदू के लिए हिंदू विधि लागू की जाती थी। उसके लिए हिंदू जो होते थे उनको जो है हिंदू विधि के अनुसार दंड दिया जाता था। और अब और ये जो मुस्लिम है, मुस्लिम को जो है मुस्लिम विधि के अनुसार दंडित किया जाता था। तो उन्होंने एक मतलब कि सामान्य सभी के लिए एक सामान्य जो है विधान जो है बनाने का प्रयास किया। और जो है बनाया, जो हिंदू मुस्लिम सभी जाति धर्मों के लोगों पे एक समान रूप से लागू किया जाता है, लागू किया मतलब जाएगा। और उसी के अनुसार सभी को एक समान दंड दिया जाएगा, किसी को कम या ज़्यादा नहीं। हिंदू है तो उसके लिए अलग दंड नहीं, मुस्लिम है तो उसके लिए अलग दंड नहीं। अब आगे देखेंगे कि हमारी जो ये भारतीय दंड संहिता है, आईपीसी, मतलब आईपीसी का निर्माण कैसे हुआ और कब लागू हुआ, उसमें क्या क्या प्रावधान है, कितनी धाराएं हैं और कितने जो है चैप्टर्स दिए गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।